हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार की त्रिज्याओं का अध्ययन किया था। अब आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि आयनन एंथैल्पी और आयनन विभव। ऊर्जा और एंथैल्पी दोनों शब्दों का मीनिंग एक ही होता है। विभव मतलब पोटेंशियल, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ा सा रिलेटेड होता है। तो हम समझते हैं कि आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं। तो आयनन ऊर्जा का मतलब ये होता है, ये थोड़ा सा आपके पिछले टॉपिक से ही रिलेटेड है। आयनिक त्रिज्या हमने पढ़ी थी पिछली बार। तो आयनन ऊर्जा का मतलब ये होता है कि किसी भी परमाणु, है ना, लेकिन परमाणु के लिए एक शब्द यूज करना पड़ेगा, उदासीन। तो किसी उदासीन परमाणु या किसी विलगित परमाणु। विलगित का मतलब क्या होता है कि जिस पर जो गैसीय अवस्था में रहता है ना, और उदासीन का मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या बिल्कुल इक्वल होती है। तो किसी उदासीन या विलगित परमाणु में से जो गैसीय अवस्था में हो, किसी गैसीय, उदासीन और विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। बहुत सिंपल है कि कोई परमाणु है और उस परमाणु के केंद्र में तो प्रोटॉन है, और प्रोटॉन के आसपास अलग अलग कक्षाओं में कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, है ना। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। तो प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है। तो सोचिए, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन को छीनना, तो किसी उदासीन परमाणु के नाभिक के बाह्यतम कोश में से, सबसे आउटरमोस्ट ऑर्बिटल वाले कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। और जब किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है, मतलब मान लीजिए हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इलेक्ट्रॉन निकालने पर वो जो उदासीन परमाणु है वो काय में बदल जाता है? धन आयन में बदल जाता है। जैसे कि पिछली वीडियो में सोडियम का एग्जाम्पल सबसे आदर्श माना जाता है, वही मैं आपको रिपीट बताती हूँ। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। सोडियम के सेंटर में 11 प्रोटॉन्स हैं। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे और सबसे आउटरमोस्ट ऑर्बिटल वाले कोश में, सबसे बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 8 1। तो सोडियम जैसे विलगित परमाणु के बाह्यतम कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी ऊर्जा लगेगी, उस ऊर्जा को हम कहेंगे आयनन ऊर्जा। अब आप बताइए, क्या इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो नाभिक होता है ना, प्रोटॉन्स जो होते हैं, ये प्रोटॉन का सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ पर होगा? सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ होगा इसका? पहले वाले कक्षा में, है ना, क्योंकि बहुत ही दूरी कम है, नजदीक है। तो ये प्रोटॉन्स जो होंगे वो पहली कक्षा को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेंगे। फिर यहाँ पर अट्रैक्शन है, पर इतना नहीं है जितना प्यार इससे है। और सबसे बाह्यतम कोश में से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन तो है, लेकिन इन दोनों की तुलना में थोड़ा सा कम है। तो बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है। और जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है, तो अब वो परमाणु बेचारा परमाणु नहीं रहा, वो बदल गया धन आयन में, है ना। उसके ऊपर एक पॉजिटिवली चार्ज आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कम हो गए और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो वही है। इलेक्ट्रॉन 11 थे, प्रोटॉन भी 11 थे, पर जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है, तो अब इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गए 2 8, और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतने ही है, 11 प्रोटॉन्स। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन अब इसको हम एक उदाहरण के द्वारा, एक समीकरण के द्वारा इसको समझाते हैं। तो जो हमारा उदासीन परमाणु है ना, वो मोस्टली मेटल्स होते हैं। मेटल्स यानी कि धातु परमाणु। धातु परमाणु को m से प्रदर्शित करते हैं, और इसको हमेशा यहाँ पे हमें लिखना होगा सॉलिड फॉर्म में। धातुओं के ऊपर वैसे तो विलगित होता है वो, और विलगित धातु परमाणु हमेशा गैसीय अवस्था में होना चाहिए। तो धातुएं नॉर्मली सॉलिड होती हैं, तो पहले यहाँ पे एक सब्लिमेशन एनर्जी, मतलब कि ऊर्ध्वापातन ऊर्जा के माध्यम से उसको पहले गैसेस फॉर्म में चेंज किया जाता है। धातु जो ठोस अवस्था में रहती है उसे पहले गैसीय अवस्था में बदलते हैं। इस क्रिया में जो ऊर्जा चाहिए उसको बोलते हैं ऊर्ध्वापातन ऊर्जा। क्या होता है ऊर्ध्वापातन शब्द का मतलब?
तो जनरली हम जानते हैं कि हमारे पास जब कोई ठोस पदार्थ होता है उसको जब हम गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड को जब गर्म करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन ऊर्ध्वापातन वह प्रक्रिया होती है जिसमें ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदला जाता है, या गैस को ठंडा करके बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में परिवर्तित किया जाता है। यह घटना कहलाती है ऊर्ध्वापातन। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हमको नेक्स्ट चैप्टर में, 4th चैप्टर में, और साथ ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम स्टार्ट करेंगे तो ऊर्ध्वापातन यानी सब्लिमेशन एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है जो अपन नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि जो उदासीन परमाणु है वो सॉलिड फॉर्म में होती है ठोस, तो पहले ठोस को गैस में कन्वर्ट करते हैं। अब बात करते हैं गैस की, कि हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है। आप इसको इक्वली मत लिख देना वरना ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, ये Mg, यहाँ पे G का मतलब उसकी अवस्था है ना। तो क्या होगा, सबसे पहले कि हमारे पास कोई मेटल है जो कि गैसियस फॉर्म में है, तो किसी धातु परमाणु के सबसे बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं आयनन ऊर्जा। पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगी ऊर्जा कहलाएगी प्रथम आयनन ऊर्जा या प्रथम आयनन विभव, है ना। और इसके ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। अब पता है क्या होता है, हमने किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब वो परमाणु बदल गया आयन में। अब मान लो कि उसी आयन में से, अब उस आयन में से हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लो, है ना। तो अब उसके ऊपर कितने चार्जेस आ जाएंगे, 2+ चार्जेस। और अब ये जो आयनन ऊर्जा है ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी द्वितीय आयनन ऊर्जा, ठीक है। सेम, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल चुके हो उसमें से हमें एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन हम और निकालना चाहते हैं, तो अब उसके ऊपर कितने चार्जेस आ जाएंगे, 3+ चार्जेस। और अब ये आयनन ऊर्जा क्या कहलाएगी, तृतीय आयनन ऊर्जा। तो किसी परमाणु के नाभिक में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसे प्रथम आयनन ऊर्जा कहते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका होता है, अब वो आयन में परिवर्तित हो गया है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में लगी एनर्जी द्वितीय आयनन ऊर्जा कहलाती है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में लगी ऊर्जा को तृतीय आयनन ऊर्जा कहते हैं। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ क्लियर होगी। अब एक बात और आपको पता होना चाहिए कि जो आयनन ऊर्जा है इसकी एक इकाई होती है ना। इसकी इकाई क्या होती है, या तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा प्रदर्शित करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहते हैं ना, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, या इसकी इकाई किलो जूल प्रति मोल होती है, या फिर इसकी इकाई किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। इसकी इकाई को भी आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि पहले जब कोई उदासीन परमाणु है उसके बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पहली ऊर्जा लगेगी, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा या दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा या तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा। तो देखिए यहाँ पर हम सोच कर देखते हैं, इस इक्वेशन को हम हटाकर इसे स्ट्रक्चर के रूप में समझ कर देखते हैं। देखिए, तो हमारे पास में कोई मेटल है ना, और ये इसके अलग अलग कोश बने हुए हैं। अपन इस बार पोटेशियम का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास पोटेशियम है, पोटेशियम 19, तो प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है यहाँ पे, 19, और कितने कोश हैं, पहले कोश में 2, 8, 8, 1 हो गए 19 इलेक्ट्रॉन, है ना। 8, 8, 16, 17, 18 और 19 इलेक्ट्रॉन। अब ये पोटेशियम का परमाणु है, विलगित परमाणु है, गैसीय अवस्था में है। इस पोटेशियम के परमाणु का अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा पहले कोश पे होगा, उससे कम अट्रैक्शन दूसरे कोश पे होगा, उससे कम अट्रैक्शन तीसरे कोश पे, और सबसे कम अट्रैक्शन सबसे बाहर वाले कोश पे होगा। जब इसके बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके होंगे तो पोटेशियम कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम आयन में और लगेगी प्रथम आयनन ऊर्जा IE1। अब जब ये पोटेशियम आयन में बदल चुका है तब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, 1, 2 और 3, है ना। और 2, 8, 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 19, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18। प्रोटॉन्स की संख्या हो गई ज़्यादा। अब मुझे ये बताओ कि इस पोटेशियम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा मेहनत लगेगी या दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा मेहनत लगेगी। देखिए, पहली बात तो कि इसका आकार बड़ा था
तो जो अट्रैक्शन पावर था प्रोटॉन का सबसे बाहर वाले कोश पे, दूरी ज़्यादा होने के कारण आकर्षण कम होता है। दूसरी बात कि जब इसके बाह्यतम कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं तो ये अलर्ट हो गया, प्रोटॉन अलर्ट हो गया कि भैया चोरी हो रही है इलेक्ट्रॉनों की, तो अब वो ज़्यादा सतर्क हो गया और ज़्यादा सतर्क होने के साथ साथ इसका अट्रैक्शन पावर इस पे कम था लेकिन इस कोश पे तो ज़्यादा है ना। हालांकि प्रथम कोश पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है, दूसरे पे ज़्यादा है, कम है, और लास्ट वाले पे तो सबसे कम है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके होते हैं तो प्रोटॉन और ज़्यादा आकर्षण बल से बाह्यतम कोश को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर जो इसकी द्वितीय आयनन ऊर्जा होगी उसका मान ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो प्रथम आयनन ऊर्जा होती है उसका मान कम और द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है। क्लियर? पर ये चीज़ भी चेंज हो जाती है अलग अलग परमाणुओं पर। यदि हम पोटेशियम के स्थान पे कोई दूसरे परमाणु का एग्जाम्पल लें तो हो सकता है इसका अपोजिट हो कि द्वितीय आयनन ऊर्जा कम और प्रथम आयनन ऊर्जा ज़्यादा। तो उसके लिए हमें अलग अलग प्रकार के कारकों का अध्ययन करना होगा। तो आइए अब हम अगला टॉपिक लेते हैं आयनन ऊर्जा से ही संबंधित, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक, है ना। आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। तो आयनन ऊर्जा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक है परमाणु का आकार। परमाणु का आकार। इस पॉइंट को समझते समय हम किसी तत्व, किसी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या चेंजेस होगा, बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या चेंज होगा, इस पॉइंट को आपको यहाँ पर इजीली समझ में आ जाएगा। तो परमाणु का आकार जितना ज़्यादा होगा, है ना, परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा, जितना अधिक होगा, आपकी आयनन ऊर्जा का मान उतना ही कम होगा। आयनन ऊर्जा का मान उतना ही कम कैसे होगा? बहुत सिंपल है। जैसे देखो लिथियम 1 2 है ना, 2 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम 2 8 1, पोटेशियम 2 8 8 1, और उसके आगे जाते हैं रुबिडियम, तो साइज और ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो किसी भी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारे परमाणु का आकार कैसा होगा? परमाणु का आकार बढ़ेगा, परमाणु के आकार में वृद्धि होगी। और फिर से अपन याद कर लेते हैं ज़ैफ को, कि अगर किसी का परमाणु का आकार बढ़ रहा है इसका मतलब उसका ज़ैफ घट रहा है, यानी कि उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा तो आयनन ऊर्जा उसके इक्वल होती है ना। परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है और आयनन ऊर्जा भी कम होती है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखिए मान लीजिए कि चोर को चोरी करनी है ना, यहाँ पे मालिक है और यहाँ पे माल रखा हुआ है, ये मालिक और माल बहुत कम दूरी है, यहाँ पे चोरी करना बहुत मुश्किल है। यहाँ से नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी थोड़ी ज़्यादा है तो यहाँ थोड़ा आसान होगा ना इलेक्ट्रॉन को निकालना। यहाँ से नाभिक की दूरी और ज़्यादा है, यहाँ से बाह्यतम कोश की दूरी और ज़्यादा है। तो जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं परमाणु का आकार बढ़ता है, कोशों की संख्या बढ़ती है और नाभिकीय आवेश जो होता है वो कम हो जाता है। नाभिकीय आवेश का मतलब क्या होता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश, यानी ये जो नाभिक है ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की तुलना में आंतरिक कोशों को ज़्यादा मात्रा में अट्रैक्ट करता है। तो एक परिरक्षण प्रभाव डालते हैं बाहर वाले कक्षा पर, यानी बाहर वाली कक्षा को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बेचारे बाह्यतम कोश पे कम होता है, तो नाभिकीय आवेश कम होगा तो आकार में वृद्धि होगी और आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा। आप ही सोच लीजिए कि सबसे बड़ा आकार किसका है? सबसे लास्ट वाले का। तो सबसे लास्ट वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालना सरल होगा ना। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए मेरी क्लास है ना, इमेजिन करो अभी तो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सबसे फर्स्ट वाली रो में बच्चे बैठते हैं, है ना। तो नाभिक का फर्स्ट वाली रो में बैठे हुए बच्चों से अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है स्टूडेंट्स की, है ना, जैसे ही नाभिक पढ़ाने के लिए पलटा, पता चला कि सबसे लास्ट वाली रो में बैठा हुआ बच्चा गायब हो गया, है ना।
तो क्योंकि नाभिक का सबसे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन पावर कम था, उसको निकालना आसान हो गया, है ना। लेकिन क्या आप नाभिक के बिल्कुल पास वाली कक्षा में से इलेक्ट्रॉन को लेके भाग सकते हो? जैसे मेरे बिल्कुल पास में एक बच्चा बैठा है, तो क्या ये उठ के जा सकता है? नहीं, क्योंकि उसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है नाभिक से। तो जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता है, आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। क्लियर? आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। तो ये तो हो गई पहली बात। अब इसका दूसरा पॉइंट हम फॉलो करते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई कि परमाणु का आकार यदि बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान कम होगा। दूसरी बात, नाभिकीय आवेश, उसी बारे में भी हम बात कर रहे थे। नाभिकीय आवेश मतलब ऊपर से नीचे आने पे तो नाभिकीय आवेश घट रहा है ना, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? तो नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ यदि नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, परमाणु का आकार बढ़ता है तो नाभिकीय आवेश कम होता है, नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है तो परमाणु का आकार छोटा होता है। इस बात को अच्छे से गांठ बांध लेना कि नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। कैसे समझते हैं अपन? जैसे बेरिलियम, बाएं से दाएं जा रहे हैं हम, है ना। बेरिलियम के पास में 4 प्रोटॉन्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं, 2। बेरिलियम का पड़ोसी बोरॉन, 5 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बढ़ रहे हैं? इसी कक्षा में बढ़ रहे हैं, 2, 3। इसके बारे में हम पिछली कक्षाओं में बात कर चुके हैं। बोरॉन के बाद कार्बन जो होता है उसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन 2, 4। फिर नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन हैं, 2, 2, 5। बात समझ में आ रही है? अब देखो, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, ये तो हम अभी कॉमन एग्जाम्पल बता रहे हैं तो चित्र आपको एक जैसा लग रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार धीरे धीरे छोटा होने लगता है ना। बोरॉन से छोटा कार्बन, कार्बन से छोटा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से छोटा ऑक्सीजन, है ना, और ऑक्सीजन से छोटा फ्लोरीन, है ना। तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार छोटा होता है। परमाणु का आकार तो छोटा होता है पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। देखो, 4 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन। प्रोटॉनों की संख्या तो नाभिक में बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसी कक्षा में बढ़ रही है, तो प्रोटॉन को अट्रैक्ट करने में कितना आसान होगा, उसको बहुत ज़्यादा बाहर वाले कक्षा तक जाना ही नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि ये प्रोटॉन है यानी पढ़ाने वाला टीचर है, ठीक है। एक प्रोटॉन, एक और टीचर आ गया 2 प्रोटॉन, एक और टीचर आ गया 3 प्रोटॉन, एक और टीचर आया 4 प्रोटॉन्स। और जब बच्चों की संख्या में वृद्धि हो रही है स्टूडेंट्स की, तो वो पहली रो में बैठते जा रहे हैं, दूसरी रो में ही सारे बच्चे बैठते जा रहे हैं। तो टीचर को बच्चों को कंट्रोल करना कितना आसान होगा। तो क्या इतने सारे टीचर्स के सामने आप उनके स्टूडेंट को उठा के ले जा पाओगे? नहीं। मतलब कि अब इसको यहाँ पे समझो कि प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा है, प्रोटॉन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, नाभिकीय आवेश लगातार बढ़ता जा रहा है, तो नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे? नहीं। तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही कठिन हो जाएगा, है ना। अब अगली बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा आंतरिक परिरक्षण प्रभाव। आंतरिक परिरक्षण प्रभाव या आंतरिक कोशों का परिरक्षण प्रभाव। ये देखो, ये पॉइंट बिल्कुल वैसा है जैसा हमारा पहला वाला पॉइंट था कि आंतरिक परिरक्षण प्रभाव, कोशों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, आपका कोशों की संख्या ऊपर से नीचे आने पर लगातार बढ़ती है, जितने ज्यादा कोश होंगे तो परिरक्षण प्रभाव का मान कम होगा ना। फिर से देखो वही उदाहरण, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, है ना, और पोटेशियम, क्या हो रहा है कंटिन्यूअसली ऊपर से नीचे आने पर आंतरिक कोशों की संख्या बढ़ रही है। आंतरिक कोश किसको कहते हैं? सबसे बाहर वाले कोश को छोड़कर जो अंदर वाला कोश है वो आंतरिक कोश है। यहाँ आंतरिक कोशों की संख्या 1 है, ये सबसे बाह्यतम कोश है तो आंतरिक कोश कितने हैं? 2। ये सबसे बाह्यतम कोश है तो आंतरिक कोश कितने हैं? 3। मैं और ऊपर से आपको बताती हूँ, ज़्यादा उनको अच्छे से समझ में आएगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम, रुबिडियम, 1 2 3 4 5, है ना। ऊपर से नीचे आने पर आकार लगातार बढ़ रहा है, आकार बढ़ता है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ज़ैफ यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है वो घटता है और आयनन ऊर्जा का मान जो होगा वो भी कम होगा। अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे, अभी हम बात करें आंतरिक कोशों का परिरक्षण प्रभाव। इस बात को समझो, ये है बाह्यतम कोश, तो आंतरिक कोश है एक, ये बाह्यतम कोश, तो आंतरिक कोश कौन हुए, ये दोनों, ये बाह्यतम कोश, तो आंतरिक कोश कौन होंगे, ये तीनों। इसमें आंतरिक कोशों की संख्या कितनी है, 4। जैसे जैसे आंतरिक कोशों की संख्या बढ़ेगी, आंतरिक कोश एक प्रभाव उत्पन्न करते हैं जिसको बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। यानी आंतरिक कोश चाहते हैं कि प्रोटॉन यानी नाभिक सिर्फ हमको अट्रैक्ट करे, बाहर वाले से नफरत करे, बाहर वाले को बिल्कुल अट्रैक्ट न करें। तो आंतरिक कोश जो होते हैं वो एक प्रभाव उत्पन्न करते हैं और बाहर वाले कोश को नाभिक के प्रभाव से बचाते हैं, या नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच में दीवार का काम करते हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि नाभिक बाहर वाले कोश को अट्रैक्ट करे। तो जैसे जैसे आंतरिक कोशों की संख्या बढ़ेगी, परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ेगा, है ना। और परिरक्षण प्रभाव का मान यदि बढ़ता है तो क्या होगा, परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। यानी वही बात कि ज़ैफ का मान ऊपर से नीचे आने पर कम होगा तो आयनन ऊर्जा का मान भी कम होगा, यानी ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। तो पॉइंट नंबर 1 और 3 सेम है, पर शब्दों में थोड़ा सा अंतर होगा, हमको उसे थोड़ा अलग तरह से एक्सप्लेन करना होगा। और अगली बात आती है अब हमारी पूर्ण या अर्धपूर्ण उपकक्षक। पूर्ण या अर्धपूर्ण कक्षक, आयनन ऊर्जा से संबंधित कुछ अपवाद भी पढ़ेंगे हम आगे की क्लासेस में, तो वो आपको इस पॉइंट से समझ में ज़्यादा अच्छा आएंगे। अब ये पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षक का क्या मतलब है। जहाँ कहीं भी पूर्ण पूरित या अर्धपूरित कक्षक होते हैं ना, उनकी आयनन ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा होता है। कैसे, समझ लो ध्यान से। जैसे एस कक्षक है, एस कक्षक में जब फुल इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 2 और हाफ फील्ड होंगे तो 1, है ना। ये अर्धपूरित के बारे में बना रहे हैं अपन यहाँ पर, और यहाँ पर हम बना लेते हैं पूर्ण पूरित कक्षक। जो पी आपका कक्षक है, पी उपकोश है, वो पूर्ण पूरित कब माना जाएगा, जब उसमें पूरे 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अर्धपूरित कब माना जाएगा, जब उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। डी वाला एग्जाम्पल और देख लो, डी को पूर्ण पूरित कब मानेंगे हम, जब उसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पूरे 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना। और आधा कब भरा हुआ मानेंगे, जब उसमें कुल 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसी एफ के बारे में आप सभी जानते हैं कि एफ में 7 इलेक्ट्रॉन या 14 इलेक्ट्रॉन होने पर वो अर्धपूरित और पूर्ण पूरित होते हैं। तो यदि मान लीजिए किसी परमाणु के बाह्यतम कोश का जो विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यदि हमको वहाँ कहीं ऐसी कंडीशन दिखती है तो ये अवस्थाएं स्थायी मानी जाती है। याद करो, क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्रोमियम को स्थायी होने के लिए डी में 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे ना, हमने कहा था उसको स्थायी बनाने के लिए प्लीज 4s वाला एक इलेक्ट्रॉन दे दे इसको। तो ये स्थायी अवस्था होती है। स्थायी अवस्था के इलेक्ट्रॉनों को निकालना बहुत मुश्किल होता है। ये डी जो है ना, अगर हम इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगी ऊर्जा आयनन ऊर्जा होती है, तो यदि हम इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये बेचारा अस्थायी हो जाएगा। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन काम है। ठीक है, ऐसी कॉपर को याद करो कि उसका 3d 9 होता है और वो 4s से एक इलेक्ट्रॉन मांगता है तो उसका 3d 10 हो जाता है। तो ये भी स्थायी अवस्था होती है। तो यदि किसी परमाणु के कक्षकों में से यदि कक्षक की कंडीशन पूर्ण पूरित या अर्धपूरित है, कंप्लीटली फील्ड या हाफ फील्ड है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए उसकी आयनन ऊर्जा का मान बहुत ही ज़्यादा होता है। और अब लास्ट बात करते हैं स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं किसका होता है, उत्कृष्ट गैसों का। उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है तो उनकी आयनन ऊर्जा तो बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं नियॉन की बात करती हूँ। एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6। तो देखो पहले कोश में 2 और दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, और 2s2 मतलब s में 2 इलेक्ट्रॉन है यानी वो पूर्ण पूरित है, और 2p6 यानी p में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी पूर्ण पूरित है। और ये सारे तत्व भी हमने देखा ना कि सबके सब तो नियॉन की तरह बनना चाह रहे हैं,
यानी उत्कृष्ट गैस की तरह बनना चाह रहे हैं, तो उत्कृष्ट गैस से इलेक्ट्रॉन कभी नहीं त्यागती हैं, इससे इनकी आयनन ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। एक और हीलियम का एग्जाम्पल ले लो, ये भी तो उत्कृष्ट गैस है ना, इसका भी तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 है, यानी इसके भी बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। पूर्ण पूरित कह लो या स्थायी विन्यास कह लो, तो इनकी आयनन ऊर्जा का मान भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आयनन ऊर्जा वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके कुछ ट्रेंड्स यानी इनके कुछ अपवाद देखेंगे कि ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा घटती है, परंतु बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, पर कहीं कहीं बीच में कुछ अपवाद हैं। तो वो अपवाद जानते हैं क्यों हैं? वो इन पॉइंट्स के कारण होंगे, कहीं ना कहीं यही उनका कारण होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके अपवाद और इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में पढ़ेंगे।